हाँ जी देखो आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब देख विजय, हाँ भाई काम ये देख रहे हैं चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा है। चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, चैप्टर नाम लिखा है यहाँ पर ना, चैप्टर का नाम नहीं है। मैंने ये तो बोला कि आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल मतलब मैंने ऑलरेडी बात, मैंने बोला आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाबू ये आपका चैप्टर ना 10th क्लास में था, 10th क्लास में चैप्टर 7 था शायद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां पे चैप्टर एक सिंगल सा चैप्टर हुआ करता था। यहाँ पे क्या किया, इसको 3 टॉपिक्स में 3 चैप्टर्स में तोड़ दिया, 10, 11, 12। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में आप को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई, एक बनाई 2D में और एक बनाई 3D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बात समझ में आ गई ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। भाई नेचुरल सी बात है, जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स में थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे करी है। ठीक है ना। अब 2D के अंदर इन्होंने फिर क्या किया, 2D के अंदर इन्होंने फिर 2 चैप्टर्स बना दिए। 2D के अंदर 2 चैप्टर्स बना दिए, 2 टॉपिक्स बना दिए, एक चैप्टर 10 और एक चैप्टर 11। बात समझ में आ गई। एक चैप्टर 10 और एक चैप्टर 11 और 3D में इन्होंने डाला चैप्टर नंबर 12। 2D और 3D में बच्चे को घबराने वाली बात नहीं है, एक ही चीज होती है। जो 2D है उसमें सिर्फ क्या होते हैं, x और y होते हैं। 2D में क्या होते हैं, सिर्फ x और y। और 3D में और बढ़िया x y के साथ क्या है, z आ जाता है। सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। 12th में थोड़ा सा और जाके ब्रॉड हो गया है चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर 12 है, इसका नाम ही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना। पर 11th में बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन दिया गया आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ये 12th में आप जैसे ही पहुंचोगे बड़ी क्लास में, ये वेक्टर और 3D में टूट जाएगा अकेला टॉपिक। चैप्टर 10 और 11 में वेक्टर अलग चले जाएगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग चले जाएगी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हो, वहां पे आप इसको पूरा ब्रॉड रूप में पढ़ोगे। वेक्टर 3D में लाइन अलग पढ़ोगे, प्लेन अलग पढ़ोगे। समझ गए ना। हाँ अब देखो चैप्टर नंबर जो 10 है, इसमें हम 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, और एक पढ़ेंगे आप स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम दिया गया है स्ट्रेट लाइन खाली चैप्टर 10 के अंदर, लेकिन इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक है कार्टेशियन सिस्टम और एक है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। चैप्टर 11 की बात करता हूं तो इसमें भी 2 टॉपिक्स हैं। एक आप पढ़ते हो इसके अंदर सर्कल, सर्कल को सब जानते होंगे, नाम सुना सा, गोल जिसमें रेडियस सर्कल। ठीक है, एक सर्कल पढ़ेंगे और एक आप पढ़ेंगे इसके अंदर कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। और जो आपकी बुक है उसके अंदर नाम से कॉनिक सेक्शन लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं बेसिकली। एक तो सर्कल पढ़ना होता है, सर्कल हम अलग पढ़ेंगे बिल्कुल। और कॉनिक सेक्शन में आप 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे पैराबोला, एक पढ़ेंगे हाइपरबोला, एक पढ़ेंगे एलिप्स। समझ में आ गई बात ना। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हो गए यहाँ पे, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, कार्टेशियन सिस्टम और स्ट्रेट लाइन। ये आपका बच्चे अलग चैप्टर है, इसका नाम भी इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसका नाम ही 3D है। समझ गए, तो नाम लेने का फायदा नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है, घबराना नहीं। और ये कुछ नहीं बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है। इसका मैं इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करूंगा, टॉपिक वाइज हम लोग बच्चे पढ़ते चलाएंगे हर चीज। घबराने का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग अगर समझ में आ गई, फॉर्मूले अगर हमारे ग्रिप में आ गए तो बन जाएगा। और फॉर्मूले हमारे ग्रिप में नहीं है, स्टार्टिंग समझ में नहीं आई, फॉर्मूले के मालूम कौन सा कभी यूज होना है तो नहीं बनेगा, कोई कितनी हिम्मत लगा ले इसमें। ठीक है ना। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। भैया नाम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सबको पता है स्ट्रेट लाइन होती क्या है, सीधी रेखा। लाइन सेगमेंट और एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, 2 लाइन, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते, कर्व है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सीधी होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस को चाहे वो एक्सिस को। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बेसिक से उठाऊंगा क्योंकि बड़ा मैंने 10 तो पढ़ाई थी दोनों, मुझे पता ही नहीं क्या रहा था, खिला क्या रहा, इसलिए हल्का सा 9th क्लास की बात करते हैं थोड़ी सी।
9th क्लास में हम लोग, अरे 9th 10th ही कुछ नहीं बाबू, वास्तव में 9th 10th ही है, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, मतलब कल प्राइस होगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है और ये एक्स डैश एक्सिस। अच्छा एक बात की सबको जानकारी है, अपने घर में हर कोई शेर होता है, दूसरे घर में जाके सब चूहे हो जाते हैं, है ना, वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्स होता है, वाई 0 होता है, बात समझ में आ गई ना? हाँ बाबू, पासवर्ड कैपिटल में कपिल 20 KAPIL 20, ठीक है ना, कैपिटल में। हाँ समझ में आ गई बात बच्चे? तो एक्स एक्सिस पे एक्स कुछ होगा, वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे वाई कुछ होगा, एक्स 0 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, सेम एज एक्स डैश और वाई डैश, बस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे पॉजिटिव। 10th क्लास में जैसे मालूम सब बच्चों में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, लिख दूं क्या पूरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, पढ़ा होगा सब, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एक चीज पता है, प्लस प्लस, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये यहाँ पे एक्स और वाई थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव नेचर के होते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात? ये बात तो 9th क्लास में थी ना, ये तो मैंने बकवास बताई आपको, ठीक है ना। आगे इसी में हम एक टॉपिक पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल, डिस्टेंस फॉर्मूला सब कुछ नया है बेटा, सब कुछ पुराना है, कुछ भी नया नहीं। एक चीज मैं बताऊंगा, जो 2D के फॉर्मूले हैं वही 3D के फॉर्मूले हैं, बस वहां पे क्या आएगा, फालतू जेड आएगा, डिस्कस करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे मान लीजिए, लेट्स सपोज यू हैव अ पॉइंट A विच इज x1 y, और एक पॉइंट और है आपके पास B, दिस इज x2 और y। मान लिया एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y। हमसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। 10th क्लास में खूब पढ़ा है, दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होती है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रूट ऑफ, बहुत बढ़िया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सही लिखा मैंने, गलत लिखा? मैंने y1 माइनस y2 लिख दिया, y2 माइनस y1 से गलत है कोई? y2 माइनस y1 गलत। a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर एक ही होता है, अलग होता है? एक ही तो होता है। मैं जानबूझ के पलटे के वहां लिख दिया ताकि बच्चे देखें ये क्या लिख दिया अंदर। अबे कुछ नहीं है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता बेटा। माइनस में थोड़े देख, हाँ भाई, -2 + 1 का जो होल स्क्वायर होता है वही -1 + 2 का होल स्क्वायर होता है, चेक कर लो। अरे बार को माइनस में आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है ना। क्यूब होती तो बच्चे सोचने वाले इश्यूज होते हैं, 11वीं क्लास के बच्चे हो क्या सीख रहे हो साथ बैठ के। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + सॉरी a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, b - a का होल स्क्वायर, b² + a² - 2ba। क्या फर्क पड़ा भाई? समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, 2D में जो फॉर्मूला है वो 3D में फॉर्मूला है। अगर यही सवाल 3D में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में, तो उससे क्या डिफरेंस होगा? ये पॉइंट होगा x1 y1 z1, ये पॉइंट होगा x2 y2 z2। तो फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने क्या हो जाएगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? सिंपल है। आगे चलें, आइए प्लीज नेक्स्ट। एक होता है बेटा सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला। फालतू की बातें करा तो बैठ के बैठो राशि में हो जाता है। हाँ, सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सुना तो होगा, देखा भी होगा 10th क्लास में, ठीक है बच्चे। तो देखिए सेक्शनल फॉर्मूला जो हमारा होता है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था ना, वो एक तरीके का पढ़ा था। 12th में इसकी बच्चे ने क्या पता, थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स में एक्स्ट्रा भी पढ़ा हो, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे कलाकार बैठे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, दो तरीके से होता है सेक्शनल फॉर्मूला। एक होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक इंटरनल के लिए होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन, दो के लिए होता है। तो सबसे पहले फॉर्म इंटरनल डिवीजन, हम पहले जानते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला होता है। और इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला कैसे होता है? देखो, मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ए पॉइंट है x1 y1
और बी पॉइंट है x2 और y। इसको कोई p पॉइंट, इसको कोई p पॉइंट x, y किसी रेशियो में डिवाइड करता है m रेशियो n में। 10th में भी यही होता था, तो बस वहां पे m को m1 बोलते थे और n को m2 बोलते थे, याद है ना। m यहाँ पे m और n जो मैंने बोला है वहां पे m1 और m2 लिखा होता था। बस 11th में क्या हो गया, m1 को m बोल दिया और m2 को n बोल दिया, इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गई बात। तो इसने कैसा, इस p ने क्या किया, इस ab को इंटरनल डिवाइड किया। इस p ने ab को कैसे डिवाइड किया है, इंटरनल देख रहे हो, बीच में से काटा है, अंदर से काटा है, बीच में से नहीं अंदर से। इंटरनली कहीं पे रेशियो डिवाइड किया और किस रेशियो में डिवाइड किया है, m रेशियो n में। तो इसमें x निकालने का p पॉइंट कैसे निकालते हैं, p पॉइंट का मतलब x और y कैसे निकालते हैं, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n। याद है ना 10th क्लास में भी होता था ये। वहां पे क्या बोलते थे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बस बात वही है, m1 को m बोल दिया, m2 को n बोल दिया। ये किसका फॉर्मूला बेटा, x निकालने का, इंटरनल डिवीजन। और y निकालने का फॉर्मूला भी यही है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, यही सवाल अगर 3D में होता तो ये पॉइंट होता है x1 y1 z1, ये पॉइंट होता है x2 y2 z2 और ये वाला पॉइंट होता है x y z। x निकालने का फॉर्मूला ये, y निकालने का फॉर्मूला ये, z निकालने का फॉर्मूला भी यही होता। क्या होता है, z बराबर m z2 प्लस n z1 अपॉन में m+n। x का x, y क्या था, y की जगह पे x की जगह y आ गया, z आ गया तो y की z बैठ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, समझ गए ना। ये था इंटरनल डिवीजन। इसी तरीके से होता है एक्सटर्नल डिवीजन। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, भाई जरूर होना अंदर से डिवाइड करे, बाहर से डिवाइड कर सकता है। जैसे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, अब एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है वो सीखो। देखो मेरी बात सुनना, विशाल और मेरे बीच कौन बैठा है, कामरान हमारे बीच में बैठा है ना कहीं पर ये, तो ये हमें इंटरनल, विशाल और ये मुझे कामरान इंटरनल डिवीजन डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। इंटरनल किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, मान लो 2:1 में कर रहा है या 5:3 में कर रहा है, मतलब किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गई बात। लेकिन जरूरी है कि कोई पॉइंट, दो पॉइंटों को बीच में से डिवाइड करे, इंटरनल डिवाइड करे, एक्सटर्नल भी डिवाइड कर सकता है। भाई हम किसी को दो तरीके से कुछ कह के भाग सकते हैं, अंदर आए ये वो तेरी फलानी टिकड़ा भाग ले गए है, या बाहर से चिल्ला चिल्लू के भाग गए, दो तरीके होते हैं ना यार। एक बाहर से भी डिवाइड करता है, बाहर से कैसे आएगा, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, वही सेम ए पॉइंट है आपका x1 y1, ये आपका बी पॉइंट है x2 और y। एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है x, y, जो ना इस ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल मान लो जैसे मैं बैठा हूं, मैं इस कामरान को और विशाल को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हूं, मतलब कि मैं इसको और इसको दोनों को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हूं। बोलो तो मैं, मेरा जो है मुझसे केडी से कामरान तक का जो रेशियो है और मेरे से ही विशाल तक का जो रेशियो है वो अलग अलग होगा। यूं मत बोलना कि ये मतलब हम दोनों के बीच का रेशियो, उन दोनों के बीच का रेशियो, उस कंडीशन में क्या बन गया, उस कंडीशन में फिर इंटरनल डिवीजन हो गया, ये दोनों का इन दोनों का नहीं, इससे इसका फिर इसी से आगे वाले का। समझ गए ना, मतलब भाई यहां से यहां तक का रेशियो मान लो आपका n है और यहां से लेके यहां तक का रेशियो मान लो आपका m है, ये n था, यहां से यहां तक का रेशियो। m बड़ा होता है, n छोटा होता है, क्यों, क्योंकि m पे से n घटता है, माइनस होता है। समझ में आ गई बात मेरी। तो याद रखना p से b तक का जो रेशियो होगा उसे m से रिप्रेजेंट करना या m1 से, और p से a तक का जो रेशियो होगा उसको m2 से, मतलब कि b से, सॉरी m से, ठीक है ना। अच्छा, घर में घबराना नहीं है, p से a का और p से b का रेशियो वही है, m रेशियो n ही है, बस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह लगा देना इंटरनल डिवीजन। अब तुम लोग सर हमें कैसा लगेगा इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, आपको पता नहीं करना, आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, आप तो दिमाग का हिम चला के फायदा क्या है, जो थोड़ा बहुत तो उसको बस फॉर्मूले याद करने लगा दी है ना।
तो उसका x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल सेम, mx2 nx1 अपॉन में mn, बस यहाँ प्लस था और एक्सटर्नल में क्या हो गया? माइनस। बस इतना सा चेंज है, थोड़ा 250 ग्राम। आसान है ना फॉर्मूला, याद करना। यस सर। y बराबर क्या होता है? my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस अब समझ गया ना, m को बड़ा वाला क्यों लेके चलना है, कंसीडर करना है, क्योंकि m माइनस n आ रहा है। अच्छा z के लिए भी यही फॉर्मूला है, सेम 3D में आ जाए तो z के लिए भी यही फॉर्मूला है। हाँ, m z2 माइनस n z1 अपॉन में m माइनस n। क्लियर हो गया? अच्छा, ये भी मैंने नया फॉर्मूला बताया, ईमान का, ये भी नई बात बताई मैंने, ये भी पुरानी बात है ना बॉस, ये भी पुरानी है, ये हल्की सी नहीं हो गई। और कोई बच्चा फाउंडेशन वाला हो हमारे बीच या थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने वाला हो तो हाँ, तो शायद उन्होंने आड़ी बाड़ी में किसी एक्स्ट्रा बुक में पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला। समझ में आ गया? क्या बस यही मत पूछे। अच्छा, इसी के अंदर ना आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर जी ये पढ़ा। हाँ ये बड़ा पढ़ा है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला? वो पता है यही है, वहां पे m और n इक्वल होते हैं, वहां पे m और n क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जी। अच्छा, एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट नाम से ही पता लग रहा है जो बीच में है, बीच का देखा। जैसे एक ए पॉइंट है, बेटा जैसे x1 y का, और एक बी पॉइंट है आपका बाबू x2 और y। इसको किसी m पॉइंट ने x, y ने मिड पे डिवाइड किया। मिड का मतलब क्या हो गया? जितना a से m का रेशियो है उतना ही m से b का रेशियो है। ऐसी कंडीशन में आते हैं ट्राइसेट भी करता था, 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करता था, के मानते थे या 1 मानते थे। नहीं, वो जब मानते थे के रेशियो 1, मिड पॉइंट फॉर्मूले में कभी के रेशियो 1 नहीं मानते, 1:1। हाँ, वो सेक्शनल फॉर्मूले मानते हैं जब रेशियो निकालना होता है के रेशियो 1। मिड पॉइंट फॉर्मूले में भाई मिड पॉइंट है तो के रेशियो 1 क्यों मान रहे हो? के मानो या 1 मानो, 1:1। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? समझ में आ गई बात? अच्छा, इसमें x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x निकालने का फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 वैल्यू। और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? y1 बिल्कुल सेम, y1। अच्छा, 3D में होता तो z निकालने का फॉर्मूला क्या होता? बस इतना ही चेंज होता है खाली। समझ में आ गई बात? मतलब 3D तुम्हारे साथ साथ चल रही है। चैप्टर नंबर 12 बहुत इजी है, बहुत आसान है यार। अब ये भी कोई मैं नई बात बताई, तो पुराने जमाने की पापा टाइम की बातें है कि नहीं? 57 की बात है। हाँ, देखो जी, आइए, एक होता है बेटा सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सर जी ये था 10.3 सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्रायंगल के बीच का हिस्सा। हाँ, अच्छा, इसको एक चीज और बोलते हैं, कई जगह आपको ना इसकी जगह ये भी लिखा मिल सकता है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल की जगह मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। बात तो वही है, इसमें y भी होता था। भाई वाई तो सब में ही है, 2D है गधे, कैसे वाई भी होता था, जेड भी होता था। हाँ जेड था वो। अच्छा, छोड़ जो भी होता था। अब मेरी बात सुनो, फिलहाल 2D पढ़ रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक आज 2D वाला टॉपिक चल रहा है, तो 2 डायमेंशनल के लिए बात करूंगा। सेंटर ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करो या मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करो, बात एक ही होती है बेटा, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग बातें हैं, दोनों चीजें एक ही हैं आपकी। तो देखो, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए का, ए पॉइंट दिया आपको x1 y1, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है आपका मान लीजिए x2 y2, x3 y3 और सी पॉइंट है आपका x3 y3। इसका एक सेंट्रोइड है, ये निकालना है हमें। इसका एक सेंट्रोइड है बेटा, हमें ये निकालना है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। ये सेंट्रोइड है x, y, इसको O बोल देता हूं जैसे, ठीक है ना? तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। x निकालने का फॉर्मूला यार किससे को, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अरे मिड पॉइंट ही तो है, यहाँ 2 होते तो अपॉन में 2 होता था, यहाँ 3 है तो अपॉन में 3 आ गया, तो बम छोड़ना है। समझ में आई बात? ऐसी अब तो बता दो यार, y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यही सवाल अगर z 3D में होता तो z निकालने का, मेरी बात समझ में आ गई? 4 भी होते नहीं, 4 नहीं, अब बोर्ड ही नहीं है, 3D तक ही है।
देखो कोई बात नहीं, y1 प्लस y2 प्लस, ये तो सोचा घर में बच्चे पैदा हो रहे जितने मर्जी कर लो, है कि नहीं? 4 होते तो 5 होते तो 6 होते तो अल्लाह की देन है। अबे कलाकार, ये उमेर भी कुछ, इसका नाम है उमेर खान, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ अच्छा, ये समझ में आ गई बात सबको, सेंटर ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप देखना बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में। द नेम ऑफ टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बेटा, मैं लंबा छोटा और सब ले लेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यही मान लीजिए एक ट्रायंगल है, लेट सपोज यू हैव अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ए बी सी, यू कैन टेक एनीवन, मतलब कोई भी ट्रायंगल ले लेना आप, ठीक है ना? वही 2D में पढ़ रहे हैं तो P पॉइंट मेरा क्या है x1 y1, Q पॉइंट मेरा क्या है x2 y2, और R मेरा पॉइंट क्या है x3 y3। अच्छा एक बात बहुत छोटी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबने पढ़ा होगा, 23 31 12 करके टीचर याद कराते थे, ऐसे याद कराया था ना, 23 31 12 याद आ रहा है? टीचर कैसे याद कराया? 23 31 12, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? एक्स वाई से वो 23 31 12 गलत तो नहीं है? उसकी फॉर्मेशन का क्या फंडा है वो तो पता होना चाहिए। मैं हूं ना बाबू, मैथमेटिक्स का केडी सर, देखो हाँ बताता हूं बेटा बनता कैसे फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट का साइन। ये आप लोगों ने फिजिक्स में आपके सर में पढ़ाया होगा डेरिवेशंस के अंदर। हाँ अरे मैथ सब बता देंगे घबराना। हाँ समझ में आ गई बात? देखना बाबू, तू देखता तो है नहीं, गुस्सा कर रहा है। हाँ जैसे 1/2 यहाँ लिखना x1 x2 x3, यहाँ लिखना y1 y2 y3, और यहाँ लिखना 1 1 1। अब क्या 1 1 1 क्यों बेटा? 2D में पढ़ रहे हो ना, x आ गया y आ गया, मैं z होना भरोगे तो वहां क्या डालते हैं 1 1 1 डालते हैं, ठीक है? 10th क्लास में भी कई बच्चे सीख लेते हैं इसका ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना? सुनना बच्चे, यहाँ लिखना प्लस माइनस प्लस, हमेशा कैसे लिखोगे? प्लस माइनस प्लस। अच्छा ये बात समझना भी सब अच्छा, ये डिटरमिनेंट है, इसको मैं इवेल्युएट करने जा रहा हूं यहाँ पर। अब बिल्कुल मत घबराना, तुम सोचो डिटरमिनेंट को कैसे इवेल्युएट कर रहा है, क्या चीज है? 12th क्लास में चैप्टर नंबर 4 का नाम ही डिटरमिनेंट्स है। वहां पे आप इसको खूब एक नहीं इकट्ठा भर के सवाल है, खूब निकाल के सॉल्व कर, जैसे बम फोड़ते हैं ना, निकाल के खूब फोड़ना सवालों को। बात समझ में आ गई ना? फिलहाल आप ये देखो, ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? प्लस माइनस प्लस, ठीक है? यहाँ लिखना x1 x2 x3, यहाँ लिखना y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1, ठीक है ना? फिजिक्स में आप लोगों ने खूब पढ़ा डेरिवेशन में, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 मॉड लगाना। क्यों मॉड क्यों लगा रहे हैं? एज एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया का भी नेगेटिव निकला इसलिए क्या लगाना? मॉडुलस का साइन लगाना, ठीक है? अब सुनो, जैसे x1 लिया, क्या लिया? x1 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेंगे उसके रो और कॉलम को छिपा लेंगे। समझ गए मैंने क्या बोला?